हाय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू एरा फिजिक्स क्लासेस को। दोस्तों, मैं आज आपके लिए सॉलिड स्टेट फिज़िक्स की वीडियो लाया हूँ। इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताऊँगा और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले भी बताऊँगा। आप उन सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले को एक जगह आप लिख लें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गया है और आपको उन फार्मूले की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो बार बार वीडियो ना देखकर आप उन सभी फार्मूले को एक बारी देखकर लिख लें कहीं इंपॉर्टेंट जगह पर, जहां आप नोट अपना बनाते हों। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यूनिट सेल से। देखिए, आपको ये सब बेसिक नॉलेज होगा कि यूनिट सेल क्या होता है, कितने टाइप का होता है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर आपको कुछ बता देता हूँ। देखिए, आइडियल क्रिस्टल इज़ इनफाइनाइट इन डायमेंशंस बट रियल क्रिस्टल कैन नॉट बी इनफाइनाइट। ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने लाइन लिखी है इसे आप पढ़ लीजिए। जो आइडियल क्रिस्टल्स होते हैं उनका डायमेंशन जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, लेकिन ऐसा कोई क्रिस्टल एग्जिस्ट नहीं करता, आइडियल तो है ही नहीं। तो हम रियल क्रिस्टल्स के बारे में स्टडी करते हैं जो कि इनफाइनाइट नहीं होता, यानी उनकी कुछ डायमेंशनैलिटी होती है। नथिंग कैन बी आइडियल, ये तो हमें पता है, ठीक है। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द क्रिस्टल। यहाँ पर मैंने लिखा है स्मॉल यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द क्रिस्टल एंड लेटिस ऑन द कंटिन्यूस रिपीटेशन ऑन कैन जनरेट होल लेटिस। आपको पता है पूरा लेटिस बनाने के लिए हमें यूनिट सेल्स की जरूरत पड़ती है। वो छोटे छोटे यूनिट सेल मिलकर पूरा एक कंप्लीट क्रिस्टल लेटिस तैयार करते हैं। दो टाइप के क्रिस्टल यूनिट सेल्स होते हैं, यहाँ पर लिखा है, एक प्रीमिटिव और एक नॉन प्रीमिटिव। देखिए, तो प्रीमिटिव और नॉन प्रीमिटिव में क्या डिफरेंस है आपको बेसिक पता होना चाहिए। देखिए, प्रीमिटिव, द लेटेस्ट पॉइंट्स आर बिलोंगिंग ओनली टू द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। यानी जब भी जो लेटेस्ट पॉइंट्स हम बोलते हैं वो एटम्स होते हैं, तो जब भी कोई एटम सिर्फ कॉर्नर पर अवेलेबल होता है तो वो प्रीमिटिव यूनिट सेल होता है, जिसमें आपको पता है सिंपल क्यूबिक ही आता है। इवन बीसीसी और एफसीसी में भी होते हैं कॉर्नर पे, लेकिन जो सिर्फ ओनली, वो कह रहा है ओनली टू द कॉर्नर्स, तो वो हमारे पास सिंपल क्यूबिक होता है, क्योंकि बीसीसी में बॉडी सेंटर पर भी होता है और एफसीसी में फेस सेंटर पर भी होता है। और इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो इफेक्टिव नंबर ऑफ जो लेटेस्ट पॉइंट्स होते हैं यानी एटम्स होते हैं वो 1 होते हैं इन केस ऑफ प्रीमिटिव। नॉन प्रीमिटिव की जो बातें अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो नॉन प्रीमिटिव में क्या होता है, सिर्फ कॉर्नर पे ही नहीं होगा, वो किसी दूसरे पोजीशन पर भी पॉसिबल है, जो कि जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है। और इसमें नंबर ऑफ एटम्स मोर देन 1 होगा, यानी मोर देन 1 कहने का मतलब 2, 4, 6, 8 हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ एटम्स पॉसिबल हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट पेज पे। देखिए, इन सभी बातों को आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो आप सुनते रहिए मेरी जितने भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। देखिए, साइड ऑफ द यूनिट सेल इज नॉन एज लेटेस्ट कांस्टेंट और लेटेस्ट पैरामीटर। आपको पता है जो ए आप लिखते हैं वो लेटेस्ट कांस्टेंट भी कह सकते हैं आप उसे, और लेटेस्ट पैरामीटर भी। तो अगर क्वेश्चन में लेटेस्ट कांस्टेंट लिखा है तो उसका भी मतलब ए ही है, और लेटेस्ट पैरामीटर लिखा है तो उसका भी मतलब ए ही है, ठीक। तो प्रीमिटिव में ये बताया हुआ है, शेयरिंग बताई हुई है, 1 आता है हमें पता है। नॉन प्रीमिटिव में एंगल अपॉन में 360, ये शेयरिंग है, ध्यान रख लीजिएगा। नॉन प्रीमिटिव के केस में जो शेयरिंग होगी वो एंगल अपॉन में 360 होगा, आप इसे लिख सकते हैं कहीं पर। अब बात करते हैं हम इसकी। यहाँ पर देखिए, ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप BHU या DU जैसे एंट्रेंसेस के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो ये 1 मार्क बिल्कुल डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। इवन कई बार मेरे ख्याल से जैम में भी पूछ लिया जाता है कि ब्राइवेट्स लेटिस कितने पॉसिबल है। तो 2 डायमेंशन में आप इसे लिख लें। 2 डायमेंशन में देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ब्राइवेट्स लेटिस एंड 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। यानी 5 टाइप्स हो गए आपके पास ब्राइवेट्स लेटिस के और 4 हो गए क्रिस्टल स्ट्रक्चर के। मैंने ऊपर बनाए हुए हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है। इसके ऊपर शायद ही कोई क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको पढ़ लेना है, किताब में अवेलेबल होता है। अगर आप एम.ए. वहाब पढ़ रहे हैं या किटल जैसी मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब पढ़ रहे हैं तो उसमें लिखा हुआ है। तो आपको 2 डायमेंशन में ध्यान रखना है, 5 टाइप्स ऑफ ब्राइवेट्स लेटिस होता है और 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। देखिए, ये मैंने लिखे हैं कुछ बातें। 3D में आपको याद रखना है, देखिए लास्ट पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है। 3D में 7 क्रिस्टल लेटिस होते हैं और 14 ब्राइवेट्स लेटिस होते हैं। ब्राइवेट्स लेटिस इज ऑल्सो स्पेस लेटिस। तो 14 ब्राइवेट्स लेटिस पॉसिबल है 3 डायमेंशन में और 5 ब्राइवेट्स लेटिस पॉसिबल है 2 डायमेंशन में, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए कहीं पर, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए, अब मैंने यहाँ कुछ नोटेशंस लिखे हैं, वो जरूरत नहीं है। इंटरप्लेनर डिस्टेंस आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है। अगर आपको पता है तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप इस फार्मूले को लिख लीजिए। ये डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, जब आप ब्रैग्स लॉ के क्वेश्चंस करते हैं तो उस पर तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है ये। अब ये देखिए, यहाँ पर HKL आपको पता है वो मिलर इंडाइसिस होते हैं, और ABC इज द वही लेटेस्ट पैरामीटर्स। अगर क्यूब है तो ये लेटेस्ट पैरामीटर्स बराबर होते हैं, तो उस केस में जो एक्सप्रेशन आता है वो कुछ इस प्रकार का आता है, जहाँ पर A का मतलब लेटेस्ट पैरामीटर है, DHKL का मतलब है इंटरप्लेनर स्पेसिंग या डिस्टेंस आप कह सकते हैं। HKL मिलर इंडाइसिस है, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो मिलर इंडाइसिस आपको पता है, ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन्स को जांचने के लिए, ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन्स को पढ़ने के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। इस प्रकार से लिखते हैं
ऐसे लिखते हैं हम मिलर इंडाइसिस को, और इसे हम कहते हैं HKL से पढ़ते हैं। और जब ये इस तरह से लिखा होता है, कॉमा लगा के लिख दिया तो वो कोऑर्डिनेट हो जाता है, बिना कॉमा का लगाया तो वो मिलर इंडाइसिस है। तो इस बात का आप बहुत ही केयरफुली ध्यान रखिए कि अगर कॉमा लगा हुआ है बीच में तो मिलर इंडाइसिस नहीं है, वो एक कोऑर्डिनेट गिवन है। डायरेक्शन इंडाइसिस ये ध्यान रख लीजिएगा, वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं हम डायरेक्शन इंडाइसिस को, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट शीट पे। देखिए मिलर इंडाइसिस आप कैसे फाइंड करेंगे डायरेक्टली, उससे पहले मैं आपको देखिए ऊपर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको बताया, देखिए अगर इस तरीके से सिर्फ ब्रैकेट में लिखा है विदाउट कॉमा तो उसका मतलब मिलर इंडाइसिस होता है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है तो डायरेक्शन इंडाइसिस होते हैं। अगर इस कर्ली ब्रैकेट में लिखा है तो फैमिली ऑफ द प्लेन्स है। और ये अगर इस तरीके से लिखा है ग्रेटर देन और लेस देन के इसमें एवरेज वाले इस फॉर्म में, तो इसका मतलब होता है फैमिली ऑफ द डायरेक्शन इंडाइसिस, ठीक है। अब आप कैसे फाइंड करते हैं, देखिए बहुत सारे आपको पता होंगे तरीके कि मिलर इंडाइसिस आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए लेकिन मैं आपको एक सबसे सिंपलेस्ट बता रहा हूँ, आप ये वाला फॉर्मूला ध्यान रख लीजिए। ABC आपको पता होगा, वो लेटेस्ट पैरामीटर्स होते हैं, और OA, OB और OC मैंने यहाँ बताया हुआ है, इसका मतलब होता है लेटेस्ट पैरामीटर अलॉन्ग दी एक्स, वो तो ठीक है। इंटरसेप्ट या OA, OB और OC का मतलब है इंटरसेप्ट ऑन दी A एक्सिस, B एक्सिस एंड C एक्सिस, वो तो गिवन होता है। आप इजीली इसमें डायरेक्ट पुट करिए, और अगर वो फ्रैक्शन आ रहा है तो उस फ्रैक्शन को ख़त्म करिए बाय मल्टीप्लाइंग सम इंटीजर होल नंबर्स, तो आप उसका होल नंबर रेशियो सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो फाइंड कर लीजिए, वही आपका मिलर इंडाइसिस होगा। ये मैंने कुछ एग्जांपल सॉल्व किए हैं, स्केच किया हुआ है मैंने एक तरीके से कि आप कैसे स्केच कर सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, आपने पढ़ा हुआ होगा उस चीज़ को, ठीक है। और यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है, नोट में मैंने लिखा है, वो है पैरेलल प्लेन्स, नॉट प्लेट्स, इट्स अ पैरेलल प्लेन। पैरेलल प्लेन्स हैव अ सेम मिलर इंडाइसिस, यानी दो पैरेलल प्लेन्स के लिए मिलर इंडाइसिस सेम होता है, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ये मैंने स्केच किया हुआ है कुछ, ठीक है, ये फाइंड किया हुआ है। देखिए डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हैं, फाइंड द मिलर इंडाइसिस ऑफ अ प्लेन दैट मेक्स इंटरसेप्ट ऑन A, B एंड C एक्सिस इज इक्वल टू 3, 4 and 3 और विद द क्रिस्टल विद C रेशियो A इज इक्वल टू 1.5। देखिए बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये, क्योंकि हमें C इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स A दिया हुआ है और B इज इक्वल टू A दिया हुआ है, और यानी कि A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, यानी कि ये टेट्रागोनल है। टेट्रागोनल के केस में आपको पता होना चाहिए ये तीनों चीज़ें बराबर नहीं होती हैं, B इज नॉट इक्वल टू C होता है, ठीक। और HKL फाइंड करना है, डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा, मैंने बता दिया है पहले, ठीक। अब बात करते हैं डेंसिटी फॉर्मूले की। देखिए आपको पता है डेंसिटी फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, किताबों में आप पढ़ते हैं, ये भी एक डायरेक्ट वर्जन है। अगर आपको A फाइंड करना है तो आप ये डायरेक्ट वर्जन लिख सकते हैं कहीं पर। N का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, Ma का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट या सिंपल एटॉमिक मास, Na का मतलब है एवोगाड्रोस नंबर, आपको वैल्यू पता होगी 6.022 या 6.023, बहुत सारे स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, टू 10 की पावर 23, ठीक है। और रो m का मतलब है मास डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिलेटिव डेंसिटी। तो अगर क्वेश्चन में रिलेटिव डेंसिटी लिखा है तो इसका भी मतलब वो रो m ही है, और मास डेंसिटी का भी मतलब यही है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और A का मतलब है लेटेस्ट पैरामीटर आ जाता है कभी कभी फाइंड करने के लिए। देखिए आप इस इंपॉर्टेंट बात को कहीं पे नोट कर लें। देखिए अगर आपको डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दिया हुआ है तो आप Na यूज़ करेंगे 10⁻26, ठीक है। और अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया है तो आप Na जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वही यूज़ करेंगे 10⁻23 वाला, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, अगर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में दिया हुआ है तो 6.023 इंटू 10 की पावर 26, और अगर ग्राम से पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। और ये आप इजीली जहाँ से डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर की। तो मैं आपको एक डायरेक्ट शीट बता रहा हूँ इस सो फ्रेंड्स आप इस शीट को ध्यान से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर अवेलेबिलिटी है तो आपके पास, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट शीट है। आप इसे हमेशा याद रखेंगे क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन इसके ऊपर पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशंस में, तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए। ये मैंने बताया क्या है, बताया है मैंने इसमें आपको प्रॉपर्टीज़, अलग अलग यूनिट सेल जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया है। सिंपल क्यूबिक के केस में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स जिसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर्स ये भी पता होना चाहिए आपको, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल ये भी बताया हुआ है इन, और एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन भी। आपको इसका स्क्रीनशॉट आप कहीं पर लेकर रख लीजिए और उसको आप अपने नोट्स में उतार लीजिए ताकि आप फ़ोन में ना देखें, एग्जामिनेशन टाइम पर आप वहाँ पर पढ़ लें, ठीक है।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो आप इसे एक बार देख लीजिए। और जिंक क्लोराइड तक था, जिंक सल्फाइड तक था, सोडियम क्लोराइड से आगे का नहीं था। तो अब मैं आपको सोडियम क्लोराइड के बारे में बता देता हूँ कुछ बातें। देखिए डायरेक्टली IIT जैम 2018 में क्वेश्चन आया था, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, इसमें वो बात यहाँ पर है अवेलेबल जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आप देखेंगे नीचे मैं बता रहा हूँ, यहाँ से शुरू करते हैं हम। देखिए यहाँ पर ये नॉन प्रिमिटिव, पहली बात तो इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है वो नॉन प्रिमिटिव क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल जो होगा वो 4 होगा, ध्यान रखना, 4 होंगे सोडियम के, 4 होंगे क्लोरीन के, ठीक। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है इनका 6 होता है, आप इसे भी कहीं पर लिख लीजिए। जो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर है यानी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो है, और नियरेस्ट नंबर ऑफ नेबर्स जो है वो 6 हैं इस केस में। और आगे नेक्स्ट शीट पर देखिए आप, देखिए नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो है वो a/2 है, इसे भी आप लिख लीजिए। सेकंड नियरेस्ट नेबर्स जो है कितने नंबर हैं, 12 है। यही क्वेश्चन डायरेक्टली IIT जैम में पूछा गया है कि नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, नंबर ऑफ नियरेस्ट Na पॉजिटिव टू द Cl नेगेटिव, तो वो 12 होगा। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल आपको पता है 1 ही क्यूब होगा। वॉल्यूम ऑफ प्रीमिटिव यूनिट सेल 1 ही क्यूब बाई 4 होगा, यानी प्रीमिटिव यूनिट सेल का मतलब है वॉल्यूम नंबर ऑफ एटम्स को डिवाइड कर लेना है, ठीक। यहाँ से ये आप ये लूज़, ये पहली बात क्या है, ये लूज़ होता है क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 12 से छोटा होता है, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 12 से छोटा होता है, तो वो लूजली पैक्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं। और एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सोडियम एंड रेडियस ऑफ द क्लोरीन पर डिपेंड करता है, जो कि दोनों का अलग अलग होता है, तो इसलिए हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें रेडियस पता होना चाहिए, ठीक है। तो और इसका जो एग्जाम्पल है वो KCl और KBr और AgBr, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो इसकी स्ट्रक्चर्स को शो करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है यहीं से नीचे से ही, सीजियम क्लोराइड का। देखिए सीजियम क्लोराइड का भी इंपॉर्टेंट है। सीजियम क्लोराइड या LiCl, RbCl, CaCl क्रिस्टलाइजेशन CaCl स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इसका आप नंबर ऑफ एटम्स लिख लीजिए। नंबर ऑफ देखिए नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज़ 1, यहाँ पर देख लीजिए नंबर ऑफ एटम मतलब एक CS का और एक Cl का। नॉन प्रिमिटिव टाइप है ये भी, ठीक। कोऑर्डिनेशन नंबर यानी नियरेस्ट नेबर जो है इसमें 8 है, जो NaCl वालों में होता है वो है 6 और CaCl वालों में होता है 8। सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है A है, देखिए, और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है √3a/2, और इसमें क्या था a/2, NaCl में a/2, और सेकंड नियरेस्ट नेबर है 6, यानी सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, ठीक है। और इसका भी आप जो है एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि रेडियस ऑफ द सीजियम एंड रेडियस ऑफ द क्लोरीन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है ग्राफीन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। 2D में यहाँ पर देखिए 2D में 1 कार्बन इज शेयर्ड बाय द 3 नियर बाई एटम्स, एंड 3D में 1 कार्बन इज शेयर्ड बाय द 6 नियर बाई कार्बन, ठीक है, इसे लिख लीजिए कहीं पर। अब नंबर ऑफ एटम्स की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल की बात करें तो 6 है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज 6, ये भी नॉन प्रिमिटिव टाइप का एग्जांपल है, ठीक है। और इसमें देखिए नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो है वो a/√3 है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर 3 है, NaCl में 6 है, सेकंड NaCl केस में जो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है, सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 12 है, CaCl केस में सबसे जो वो है वो 4 है, और आप देख सकते हैं पीछे जाके, और इस केस में जो है नियरेस्ट नेबर्स जो है वो 3 हैं, ठीक है। और सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो है वो A है, और नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर्स जो है वो 6 है, ठीक है, इसमें 3 और 6 है, ध्यान रखेंगे। एरिया ऑफ ये मैंने बताया कुछ इसका ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर होता है, वो मैटर वो आगे के लिए है, नेट JRF के लिए, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नंबर ऑफ एटम्स पर प्रिमिटिव यूनिट सेल इज 2, इसे भी आप कहीं पर लिख लीजिए, ठीक। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर की, हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ है आपको पता होनी चाहिए कि इसका जो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन है ना वो हम फाइंड कर सकते हैं, जो कि आ रहा है 60, ठीक है, जो है ये क्या है 60 डिग्री है। ध्यान रखें ग्राफीन का जो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन है वो 60% है, तो आप अनऑक्यूपाइड यानी एम्प्टी के लिए इजीली निकाल सकते हैं 100 - 60%, ठीक है। बात करते हैं हम ग्रेफाइट स्ट्रक्चर्स की, तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल जो होगा, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज़ 4, इसे आप लिख लीजिए कहीं पर। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर इज़ 3, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इज़ A, ठीक है, ये सारी बातें हैं। तो ये इतनी ही है, आपको ग्रेफाइट पर ज़्यादा कुछ है नहीं, इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। सॉलिड स्टेट जो सबसे बेसिक चीज़ें हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ घुमा फिरा के नहीं पूछा जाता है। इन सभी बातों को जो मैंने आज बताया आप उसे लिख लीजिए और पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। हो सकता है कि मैं अभी और वीडियोस बना पाऊँ, अगर नहीं बना पाया तो आप पढ़ते रहिए, क्योंकि जो भी वीडियोस मैंने बनाई हैं सब यूज़फुल हैं, और अगर आप उतना ही पढ़ के जाते हैं तो भी आपका सिलेक्शन का जो चांस, जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है।
सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। और जाने से पहले दोस्तों, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि उनको भी हेल्प हो जाए, ठीक है। सो अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फुल। बाय बाय, टेक केयर।